गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 3 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके स्कूल के बुक का जो चैप्टर 3 है वो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसे जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चल, तो सभी बच्चे बताइए ये क्या है? 5x+8 क्या है? बहुपद है, समीकरण है, क्या है? एक बार आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। 5x+8 जो है क्या है? बहुपद है, समीकरण है, व्यंजन है, क्या है? आंसर कीजिए एक बार। क्या हुआ जी? कोशिश कीजिए आप सभी, कोशिश तो कीजिए। गुड इवनिंग, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5x+8 जो है वो क्या है? 5x+8 जो है वो क्या है? कोशिश कीजिए। कोई नहीं बताएगा जी। ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। क्या ये बहुपद नहीं दिख रहा है? ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। चर की घात कितनी है? 1 है, तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। आप लोग भूल जा रहे हैं, ये बहुपद है। ठीक है, अब इसमें, अब ये बताइए ये क्या है? 5x+8 = 0। अब ये क्या बन गया बताइए? रैखिक समीकरण। वेरी गुड आंसर, ये रैखिक समीकरण बन गया। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे ही इक्वल का साइन लगता है वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। और यहाँ पे चर की घात एक मैक्सिमम कितना है? 1 है। तो 1 है तो ये रैखिक है और इक्वल का साइन है तो रैखिक समीकरण है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है समीकरण, और समीकरण में दो पक्ष होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड, यानी इक्वल के साइन के लेफ्ट हिस्से में जो होता है, बाएं साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो राइट साइड में होता है यानी दाएं साइड में जो होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, चलो। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? तो रैखिक समीकरण क्या होगा? यानी चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। रैखिक का मतलब क्या हुआ? चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात जो है कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और समीकरण का मतलब क्या है? इक्वल का साइन रहना चाहिए, यानी इसमें एलएचएस और आरएचएस दो व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को कि जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 5x+2 = 1, 9y+5 = 0, या 10k+5 = 1। ये सब क्या है? रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। और इक्वल का साइन भी है, तो ये क्या है? समीकरण भी है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। यस सर। बाकी बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं।
देखिए, तो एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या सिर्फ एक होगी। जैसे मैंने लिखा 10x + 5 = 0, तो इसमें चर कितना है? चर सिर्फ एक ही है, x। और जैसे मैं यहां लिखता हूं 2x + 5y = 0, तो इसमें चर की संख्या कितनी हो गई? 2, x और y। तो ये क्या हो गया? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया और ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या सिर्फ एक होगी और अधिकतम घात भी 1 होगा, और दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात तो 1 ही होगी लेकिन इसमें चरों की संख्या 2 हो जाएगी। क्लियर है? अब जैसे मैं यहां लिख दूं 10x + 9x = 5, बताइए ये कौन सा समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण की एक चर वाला रैखिक समीकरण? दो चर वाला। चर तो एक ही है ना बाबू, ध्यान से देखिए, दो जगह लिखा गया है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो चर तो एक ही है ना। तो चर एक ही है, एक चर वाला रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, x तो एक ही चर है ना, दो जगह लिखा गया है लेकिन है तो एक ही चर ना, तो ये एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x + 5y, तो y एक अलग चर है और x एक अलग चर है, तो ये दो चर हुआ। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखिए, हम लोग दोनों को 1 बाई 1 समझते हैं, तो पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। यस। क्या हम समीकरण बना सकते हैं किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है? क्या इससे आप एक समीकरण बना सकते हैं? किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है, तो किसी संख्या को हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या, किसी संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दिया तो 10 प्राप्त होता है, इक्वल 10 हो गया। तो बन तो गया ये समीकरण। क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। और ये कौन सा समीकरण बना? तो देखिए, चर की संख्या एक है और इसकी घात भी अधिकतम एक है और इक्वल का साइन भी है, तो ये क्या बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। बना कि नहीं बना? बन गया सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। देखिए x + 3 = 10, तो यहाँ पे चर की संख्या कितनी है? एक ही चर है। घात इसका कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी चर की घात भी 1 है और ये इक्वल का साइन है, तो इसे समीकरण भी कहेंगे। तो एक चर वाला ये रैखिक समीकरण जो है बन चुका है। इसमें किसी को कोई आपत्ति है, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर फिर समझाना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि x + 3 = 10 में चर कितना है? चर की संख्या कितनी है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द होता है वो सब चर होता है। तो यहाँ पे x सिर्फ एक ही चर है ना, चर की संख्या सिर्फ एक ही है ना, और इसका घात कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है, तो चर की घात 1 है और इक्वल का चिन्ह है, यानी कि ये समीकरण है। तो इसी को तो कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें एक ही चर हो, चर की घात 1 हो और वो इक्वल का साइन हो, यानी समीकरण हो, उसी को तो कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ सर। अभी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चल, अब देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें चर की संख्या 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है, यानी कि सेब की संख्या मान लेंगे x और संतरे की संख्या मान लेंगे y, और इनको जोड़ने पे टोटल संख्या कितना आ रहा है? 6। तो ये कौन सा समीकरण बन गया? ये समीकरण बन गया आपका दो चर वाला। गुड इवनिंग सर। कौन सा समीकरण बन गया? दो चर वाला समीकरण बन गया। और इसमें चर की घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो वो रैखिक होता है, और जब दो चर है तो दो चर वाला रैखिक होगा, और समीकरण है तो रैखिक समीकरण। क्लियर है? तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है बन गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। देखिए, यहाँ पे ये संतरा, सॉरी सेब, और ये संतरा जोड़ने पे 6, तो हम संतरा को, सेब को लिख लेते हैं, मान लेते हैं x, और संतरा को लिख लेते हैं y, प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6।
देखिए तो x प्लस वाई ले लिए तो ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चरों की संख्या कितनी हो गई, एक x और एक y, तो चर 2 हो गए और चरों की घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, चरों की घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो चरों की घात कितनी है 1 है और इक्वल का साइन है तो ये क्या हो गया समीकरण हो गया। यानी कि ये जो बना हुआ है ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण बना हुआ है। क्लियर है सभी बच्चों को, ये क्या बना हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है, तो क्या हम बता सकते हैं कि राम के पास कितने सेब और कितने संतरे हैं? आप बताइए, क्या हम बता सकते हैं? हमें नहीं पता कि किसके पास कितने सेब और संतरे हैं, बस हमें ये पता है कि दोनों के पास टोटल संख्या 6 है। यानी कि राम के पास कितने सेब हैं और कितने संतरे हैं नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल इनकी संख्या 6 है। तो क्या हम बता सकते हैं कि राम के पास कितने सेब हैं और कितने संतरे हैं? आप बताइए। 3 सेब और 3 संतरे। जरूरी है कि बराबर ही है? इसमें ऐसा कहीं लिखा है कि दोनों बराबर है? इसमें केवल इतना ही लिखा है ना कि 6 है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम x प्लस 6 बराबर 6 लिख दिए। अब हमें पता करना है कि किसके पास कितना है। तो अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि राम के पास एक भी सेब ना हो, ठीक है, संतरा 6 हो, एक ये पॉसिबिलिटीज है, या राम के पास एक सेब हो 5 संतरा हो, एक ये संभावना है, और एक संभावना है कि 2 सेब हो और 4 संतरा हो, एक ये संभावना है। तीसरा क्या है कि 3 सेब हो और 3 संतरा हो, एक ये संभावना है। दूसरा क्या है कि 4 सेब हो और 2 संतरा हो, और एक अंतिम वाला और क्या पॉसिबिलिटीज है कि 5 सेब हो और 1 संतरा हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, आप ही बताइए, ये कुछ भी हो सकता है ना? यस सर। यस। कुछ भी हो सकता है ना? यानी कि यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आता है, यहां से निष्कर्ष निकल के आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हल हो रहा है कि हम एक का मान ले रहे हैं तो दूसरा निकल रहा है। यानी सर एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। देखिए यानी x का मान अगर हम 4 ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली y का मान कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, हो रहा है ना। अगर x का मान अगर हम 3 ले रहे हैं तो y का मान ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। बाकी बच्चों का रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। चैट सेक्शन काहे लिए बताया गया है? आप लोग को चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करना है? समझ में आ रहा है तो चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए चैट सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे हमारी आंखें एक जोड़ा है यानी दोनों साथ में है, पास में। जैसे हमारे कान एक जोड़े हैं यानी एक युग्म है यानी दो ठो है, समझ में। ऐसे जूता हमारा एक युग्म होता है यानी दो ठो होता है। जैसे हमारे हाथ दो ठो है यानी हाथ हमारे एक युग्म है, ठीक है। तो जोड़ा जो होता है, कोई भी चीज जब दो होता है तो उसे युग्म कहते हैं, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हम करने वाले हैं। तो राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। अगर हमें एक और जानकारी दे दी जाए, कौन सी जानकारी दे दी जाए, कि राम के पास सेब संतरों से 2 ज्यादा है, यानी हमें यहाँ पे एक जानकारी क्या मिल गया कि राम के पास जो सेब है वो संतरों से 2 ज्यादा है, यानी जितना भी सेब है ना वो संतरा से 2 ज्यादा है। यानी कि यहां से हमें एक जानकारी और क्या मिल गया कि एक तो राम के पास सेब और संतरों की संख्या 6 यानी x प्लस वाई बराबर 6 है, और दूसरा क्या मिल गया कि जो राम के पास सेब है वो संतरों से 2 ज्यादा है। यानी कि अगर हम x को क्या मान रहे हैं, सेब मान रहे हैं, और y को क्या मान रहे हैं, हम लोग संतरा मान रहे हैं, तो इन दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया गया है कि सेब संतरों से 2 ज्यादा है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। सेब और संतरों का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 6,
यानी इन दोनों का आम और संतरों की संख्या का अंतर 2 है, आम और संतरों की संख्या 2 है, और इन दोनों का योग जो है कितना है, 6 है। तो अब ये 2 समीकरण हो गया, 2 चर वाला। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ यस कि सर। हुआ ना? अब इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए, तो इसे हम कहेंगे समीकरण 1 और इसे कहेंगे समीकरण 2। अब हम इसे हल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए, तो एक रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है एक सरल रेखा होती है, तो इसे अभी हम सॉल्व करना आगे सीखेंगे। बाकी ये दोनों क्या बन गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए। तो इसी चैप्टर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आगे सीखेंगे। बाकी ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में है कि नहीं? युग्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहला वाला भी रैखिक समीकरण है 2 चर वाला, और दूसरा वाला भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इन दोनों को हम एक साथ क्या कह देंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कह देंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? यस सर। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है एक सरल रेखा होती है। यानी जब हम एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक सीधी रेखा आती है, सरल रेखा आती है। और एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है 2 सरल रेखा होंगी, जिसे हम साथ साथ लेते हैं। अब इन दोनों चीजों को हम समझते हैं ग्राफ के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, कि एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है हमेशा 2 सरल रेखा होंगे। यानी जब 2 समीकरण का एक साथ ग्राफ खींचेंगे ना तो हमेशा 2 रेखा आएंगी, ठीक है। तो या तो वो दोनों रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, या तो दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगी, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। तो इसे कहेंगे संपाती रेखा। और जब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर, समानांतर मतलब ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो यही लिखा गया है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी वे समानांतर होंगे। और ये जो एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है? तो जब एक रैखिक समीकरण युग्म का जो है ग्राफ जो बनता है हमेशा 2 सरल रेखा जो है होता है। अब इसी को हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको अब हम लोग जो है सॉल्व करना सीखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म का हल, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। तो 2 विधि है हल करने का, एक तो ज्यामितीय यानी ग्राफीय विधि है और एक बीजगणितीय विधि है, ठीक है। दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्यामितीय विधि के द्वारा जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 जो है ये क्या है, एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? सभी बच्चे बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? यस सर। सभी बच्चे बताइए। अब हमें ये नहीं पता है कि x का क्या मान है और y का क्या मान है, नहीं पता है हमें। तो यहाँ पे हमें x और y दोनों का ही मान नहीं पता है, ठीक है। तो हमें एक चर का मान सोच के से रखना होगा और दूसरे चर का मान हमें खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि x बराबर 2 है तो y का मान बताइए तो क्या आएगा। अगर मैं कहूं कि x बराबर 2 है तो y का मान क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए तो। x बराबर 2 है तो y बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। वेरी गुड, 4 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी x बराबर 2 तो y बराबर 4। इसी प्रकार मैं कहूं x बराबर 1 तो y बराबर बताइए तो क्या आएगा, x बराबर 1 तो y बराबर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए। x बराबर 1 तो y बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 तो y बराबर क्या आएगा, देखिए हल करते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, 6 - 1 बराबर 5, यानी कि y बराबर 5।
अब मैं इसको मिटा देता हूं और आपसे पूछता हूं एक और सवाल कि अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर अगर 1 है तो x बराबर क्या होगा, बताइए तो। y बराबर अगर 1 हो तो x बराबर क्या आएगा। तो अगर y बराबर 1 है तो x बराबर क्या आएगा, देखिए अब ये जाके उधर घट जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। अगर मैं कहूं x बराबर 10 है तो बताइए y बराबर क्या आएगा। x बराबर 10 है तो y बराबर क्या आएगा, बताइए, कोशिश कीजिए। x बराबर अगर 10 है तो y बराबर क्या आएगा। गलत आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर गलत है। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि x बराबर 10 है तो x के जगह पे 10 रख दीजिए प्लस y इक्वल टू 6। अब ये y तो यही रहेगा, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस 10। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला। तो 10 में से 6 गया 4, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस वाला, तो माइनस 4 हुआ ना, बताइए। यहाँ पे y का मान कितना हो गया, -4। इसी प्रकार अगर मैं कहूं x बराबर 9 है तो y बराबर क्या होगा, बताइए तो। x बराबर 9 है तो y बराबर क्या होगा। फिर गलत आंसर। सॉल्व तो कीजिए एक बार, एक बार सॉल्व तो कीजिए। सर रिपीट। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि x बराबर अगर 9 है प्लस तो y बराबर क्या आएगा। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो y तो यही रहेगा और ये 9 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस 9। अब बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो 9 में से 6 गया 3, अब माइनस वाला चिन्ह रहेगा तो -3। तो y बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, इससे निष्कर्ष यही निकल रहा है ना कि x का मान हम कुछ भी लेंगे तो y का मान बदल जाएगा, जैसे ही x y का मान कुछ और लेंगे तो x का मान बदल जाएगा। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि इस समीकरण में x का मान 0 है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे x का मान 0 है तो y का मान क्या आएगा, बताइएगा। y का मान यहाँ पे क्या आएगा, x का मान 0 तो y बराबर क्या आएगा, वेरी गुड 6 हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। अगर x का मान 2 लेते हैं हम लोग तो y का मान क्या आएगा, बताइए तो जल्दी से। x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, बताइए। तो x का मान अगर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पे y बराबर अगर 0 लेते हैं, y बराबर अगर हम 0 लेते हैं, y बराबर अगर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आएगा, बताइए। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे y का मान 1 लेते हैं, y का मान अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, बताइए, 5। क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। और ऐसे ही x बराबर अगर हम 3 लेते हैं, x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, बताइए तो। क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3। ऐसे ही हम x का मान बदलते जाएंगे, y का मान बदलते जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। x का मान रखिए कुछ भी तो y का मान बदल जाएगा, फिर x का मान कुछ भी रखिए y का मान बदल जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि x प्लस वाई बराबर 6 के अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे,
अनगिनत हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो कह रहा है कि आप ऐसे और कितने हल निकाल सकते हैं। जो ये निकल के आया है हल 0 6 यानी x बराबर 0 6 बराबर 6 y बराबर 6 x बराबर 2 तो y बराबर 4 यानी 2 4 y बराबर 0 x बराबर 6 तो 6 0 y बराबर 2 x बराबर 4 तो 4 2 3 3। तो आप बताइए ऐसे कितने हल निकाल सकते हैं आप। अनगिनत निकाल सकते हैं ना। x का कुछ भी मान रखिएगा y का कुछ आ जाएगा। बताइए कितने मान निकाल सकते हैं। अनगिनत मान निकाल सकते हैं ना। हाँ, यस तो सर। यही चीज लिखा है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। अनगिनत हल होंगे यानी कि अनेक हल होंगे, आप गिन नहीं सकेंगे इतने हल होंगे। याद रहेगा ये सभी बच्चों को, याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे जो है x प्लस वाई बराबर 6 के कुछ हल दिए गए हैं। ये जो आपने अभी निकाला 0 6 2 4 6 0 4 2 3 3 ये क्या है, इसके हल है। यहाँ पे आपने निकाला है, देखिए ये इसके हल आए हैं, आए ना इसके हल कि x बराबर 0 तो y बराबर 6 यानी 0 6 इसका हल हो गया। x बराबर 2 y बराबर 4 यानी कि 2 4 इसका हल हो गया। y बराबर 0 x बराबर 6 6 0 इसका हल हो गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि x प्लस वाई बराबर 6 के ये क्या है, हल है। ये क्या है, हल है। तो अब इन हलों को निर्देशांक स्थल पे आलेखित कीजिए। तो बताइए बिंदु 0 और 6 इससे पे कहाँ आएगा। यानी कि ये जो पहला वाला होता है ना ये x होता है इधर वाला, और इधर वाला y होता है। तो आपको बताना है x और y कहाँ पे 0 और 6 होगा। तो एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि x पे हमेशा जो है y का मान 0 होता है। यहाँ पे x पे y हमेशा 0 होता है और y पे x हमेशा 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी x 0 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 है। तो y पे x एक्सिस 0 होता है और x पे y हमेशा 0 होता है। तो अब यहाँ पे x 0 लेना है, तो x 0 कहाँ होगा, y पे होगा, और y 6 होना चाहिए, तो y 6 यहाँ पे होगा। तो ये जो बिंदु होगा ये क्या दिखा रहा होगा, 0 और 6, यानी ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या है, ये बिंदु जो है x 0 है और y 6 है। ऐसे ही बिंदु b है, तो x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो x 2 यहाँ पे होगा कहीं, और y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या आपको, मेरी बातें समझ में आ रही है। हाँ यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा ये जो बिंदु होगा यहाँ पे ये कितना बिंदु दिखा रहा होगा, ये बिंदु दिखा रहा होगा आपको 2 4, यानी कि यहाँ पे x जो है y से जो दूरी है वो x है। तो ये x से y से कितना दूर है, x 2, और ये x से कितना दूर है, x से 4 दूर है, यानी कि y जो है यहाँ पे 4 है। ये बिंदु यहाँ पे जो है क्या दिखा रहा है, बिंदु 0 और 2 और 4 को दिखा रहा है। ऐसे ही तीसरा बिंदु दिखाइए, तो ये 6 है, यानी x 6 होना चाहिए, यानी y से दूरी जो है 6 होना चाहिए, लेकिन x 0 होना चाहिए। तो ये बिंदु कुछ यहाँ पे बनेगा 6 और 0, यानी कि यहाँ पे x जो है 6 है और y जो है 0 है। ये तीसरा बिंदु है, ये ब्लू वाला बिंदु। ऐसे ही अगर मैं कहूं 4 और 2, यानी कि x 4 होना चाहिए और y 2 होना चाहिए। x जो है 4 होना चाहिए और y जो है 2 होना चाहिए। बस में तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो x 4 है, ठीक है, और y कितना है, 2 है। देखिए ये x की दूरी, y से जो डिस्टेंस होता है वो x की है, तो x 4 हो गया और y कितना हो गया, वो x से जो दूरी होती है वो y होती है, तो y 2 हो गया। तो ये हो गया जो बिंदु जो है 4 2, यानी कि ये बिंदु जो है 4 2 को दिखा रही है। ऐसे ही 3 और 3 कहाँ होगा, यानी x भी 3 और y भी 3, तो ये जो बिंदु होगा क्या दिखा रहा होगा, x भी 3 डिस्टेंस पे है और y भी 3, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 2 वाला था ना, ठीक है 3। तो ये रहा यहाँ पे ये बिंदु जो होगा ई वाला, ये 3 और 3 को दिखा रहा है।
समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, ये sir. बी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये बी है, ये ए है और ये डी है। अब इन सबको मिला देंगे ना तो एक ग्राफ बन जाएगा। इन सबको मिलाने से एक ग्राफ बन जाएगा। देखिए बन गया, एक सीधी सरल रेखा बन गया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है? ग्राफ है। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? Please. No, sir. चल देखिए ये सारे बिंदु हैं। यहाँ पे ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे बी बिंदु है जो अभी आपने निकाला था, यहाँ पे ई बिंदु आया था आपका, यहाँ पे डी बिंदु आया था और यहाँ पे सी बिंदु आया था। और इन तीनों को सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ निकल जाएगा। इन सबको मिला दिए तो क्या बन गया? x + y = 6 का आलेख एक सरल रेखा। देखिए यही तो सरल रेखा है, जो ग्राफ बना एक सरल रेखा बना। तो इससे क्या पता चलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होगा, ग्राफ होगा, हमेशा एक सीधी सरल रेखा होगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए आपको एक सरल रेखा दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, x + 2y = 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो बताइए y का मान क्या आएगा? x का मान अगर 0 रखता हूं तो y का मान क्या आएगा? सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए। Sir, 6. कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए x बराबर अगर हम यहाँ 0 रखते हैं प्लस 2y = 6, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 आ जाएगा और काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर कितना आ गया? 3। क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया कि अगर x बराबर 0 तो y बराबर 3? चलिए तो एक बिंदु तो हमें मिल गया, अब दूसरा बिंदु निकालिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर y बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा? बताइए तो। अगर y बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा? कुछ भी बिना सॉल्व किए सॉल्व कीजिए उसमें, फिर बिना सोचे समझे आंसर कर रहे हैं। 3 सॉल्व तो कीजिए बिना सॉल्व किए। 13. 3 आएगा, कैसे आएगा बताइए मुझे, बताइए बिना सॉल्व किए 3। कोशिश कीजिए, यहाँ पे y का मान रखिए कितना आता है, सॉल्व कीजिए पहले, तब ना पता चलेगा कि x का मान कितना आएगा। बिना सॉल्व किए आप लोग कैसे बोल रहे हैं 3? कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग सीखने का। वहां रखिए y का मान 0, फिर देखिए क्या आता है x बराबर। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, मतलब आप लोग को एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। Sir, 2. कुछ भी नहीं समझे आप लोग, जबरदस्ती कहते हैं आप लोग को। आप ही बता. जब यहाँ पे 2 है और y का मान 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना पूरा। x प्लस है बराबर 6, तो यहाँ से x का मान 6 आया ना,
क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे तब तो समझ में आएगा। 2 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा ना, तो ये तो y वाला पूरा 0 हो गया, तो x बराबर जो बचेगा वो 6 ही होगा ना। बताइए, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 0 कर दिए क्योंकि y का मान 0 है, अब बराबर 6 है, तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0, x प्लस 0 बराबर 6, तो यहां से अगर x बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा? 6 ही आएगा ना। ये इतना आसान सवाल अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो फिर क्या सीखिएगा? कोशिश ही नहीं करते आप लोग। सर मेरे ग्रुप में होमवर्क ही नहीं आता। आएगा, आज से आएगा। देखिए 0 और 3, ये बिंदु क्या बनेगा? 0 और 3 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? 6 और 0 बनेगा। बात समझ में आया? 6 और 0 बनेगा। अब इस बिंदु को इस ग्राफ पे दिखाना है। आप में से कौन बच्चा है जो माइक ऑन करके बताएगा ये ग्राफ कैसे बनेगा, कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा? बताइए। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, इसको ए बिंदु दे देते हैं नाम, और इसको बी बिंदु नाम दे देते हैं। इसको ग्राफ पे कौन प्लॉट करेगा, कौन आलेख खींचेगा? बताइए। आप में से कोई बताना चाहेगा कि कैसे खींचेंगे? बताइए। क्या हुआ? आप लोग कभी माइक ऑन करके बोल रहे थे, अब बताइए। आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। आप लोग के बैच की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। अरे कोशिश। बताइए। सर x का मान 0 है तो वो 0 पे ही रहेगा, और कहाँ y पे का है? मान 3 है तो वो y का मान 3 है तो वो 3 पे जाएगा ऊपर। यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट ए, 0 और 3 कुछ यहाँ पे आएगा, आएगा क्योंकि यस यहाँ सर। पे, ठीक है। और बी बताइए कहाँ पे आएगा? x का मान 6 है तो तो वो एक्स का 6 पे मान यहाँ रहेगा, पे फिक्स हो जाएगा। और और ये यहीं पे रहेगा क्योंकि y का मान 0 है। वेरी गुड, तो यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया क्योंकि y का मान 0 है। अब इसको मिला देंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया वेरी गुड। अब इसको मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये बिंदु मिल गया दोनों, तो ये क्या क्या बन गया? ये ग्राफ बन गया, ये बन गया ग्राफ आपका। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं समझ में आया? कोई सा भी दो बिंदु निकाल लेते हैं, एक्स और वाई का कोई सा भी मान लेके दो बिंदु निकाल लेते हैं और दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ग्राफ बन गया, हो गया ग्राफ। समझ में आया? और यहाँ पे हम 0 और 3 ही नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको माने x का मान 1 तो y का मान कुछ आएगा, आपका माने कुछ और। अब देखिए मैं कुछ और, मैं किसी और मान को लेता हूँ, ग्राफ फिर भी वही बनेगा, जो ग्राफ बना है ना वही मान बनेगा, ग्राफ बनेगा। देखिए अगर मैं कहूँ x का मान 1 है तो y का मान बताइए तो क्या आएगा? x का मान 1 है तो y का मान क्या आएगा? देखिए अभी भी ग्राफ वही आएगा। देखिए एक बार कोशिश करके देखिए, निकाल के बताइए तो x का मान 1 है तो y का मान क्या आएगा? चलिए एक x का मान यहाँ पे 2 कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। अगर x का मान यहाँ पे 2 करेंगे हम लोग तो 2y बराबर 6 है, तो यहाँ से 2 माइनस होगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 2, यानी x बराबर 2 तो y बराबर भी 2। तो एक बिंदु यहाँ पे अब क्या बन गया? 2 और 2 बन गया। अब चलिए x बराबर अगर मैं कहता हूं, अब मैं आपसे कहता हूं कि y बराबर अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, y बराबर क्या है? 4 है। 4 मत लीजिए, यहाँ पे आप लीजिए 3, ठीक है। y बराबर अगर 3 लेते हैं तो बताइए x बराबर क्या आएगा? सॉरी, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा? बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं, चलिए आपको मैं कह रहा हूं कि y बराबर यहाँ 3 ले लेते हैं। अगर y बराबर हम 3 लेंगे तो 2 गुने 3 और यहाँ पे x प्लस 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 बराबर 6,
माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, 0 और 3 हो गया। अब इसको खींचिए, इसी पे आएगा। अगर सी बिंदु को खींचेंगे तो कहां पे आएगा, सी बिंदु को खींचेंगे यानी कहां पे बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेगा सी बिंदु, यहाँ पे बनेगा सी बिंदु 2 और 2, क्योंकि इस बिंदु पे x भी 2 है और y भी 2 है, तो यहाँ पे बिंदु बनेगा। और डी बिंदु 0 और 3, यानी x 0 होना चाहिए, x जो है कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये बिंदु जो होगा क्या बनेगा, 0 और 3 बनेगा। तो जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे सी और डी को, तो बताइए फिर से ये ग्राफ कहां बनेगा, इसी ब्लू लाइन पे बनेगा ग्राफ, इसी ब्लू लाइन पे बनेगा। इन दोनों बिंदु को मिला रहे हैं, अगर हम इन दोनों बिंदु को मिला रहे हैं तो ग्राफ तो फिर से वही बन रहा है, यानी कुछ भी मान लीजिए आपको ग्राफ हमेशा यही बनेगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई? माइक ऑन नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान था? अच्छा सर इमरजेंसी क्लास बंद कर सकती हूँ? हाँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड लाइन है ना, यही ग्राफ है, यही ग्राफ है। तो इस ग्राफ पे जितने भी बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब इसके हल है। -2/2 और 4, 0 और 3, 2 और 2, 4 और 1, 6 और 0, 8 और -1, ये सब क्या है, इस ग्राफ के हल हैं। यानी ये सारे बिंदु इस ग्राफ पे क्या है, तो यही लिखा गया है कि x + 2y = 6 के सभी हल जो है इस रेखा पे अवश्य होंगे। यानी इस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं सब इस ग्राफ इस समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि क्या x - y = 2 के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु x - y = 2 का हल है। यानी x - y ये इसका ग्राफ खींचा गया, ये ग्राफ है, और इस रेखा पे जितने भी बिंदु अवस्थित हैं क्या इन सब ये सब इसके हल हैं इस समीकरण के, यस और नो? ये जो x - y = 2 का जो ग्राफ खींचा गया है, इस पे उपस्थित सभी बिंदु क्या इसके हल हैं, यस और नो? हल है कि नहीं है? हल है कि नहीं है? है सर। कहां? देखिए, तो मैंने अभी बताया कि ग्राफ पे अवस्थित प्रत्येक बिंदु क्या होता है, उसका हल होता है। तो ये जितने भी बिंदु इस ग्राफ पे अवस्थित हैं सब इसके क्या है, हल है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो सारे समीकरण का आलेख सीधी रेखा पे ही होगा, इसलिए ये सब क्या है, इसके हल है। ठीक है, तो यहां से जो निष्कर्ष निकल के आया, क्या निष्कर्ष निकल के आया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पे स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है, और रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पे जो है स्थित एक बिंदु होता है। क्लियर है सभी बच्चों को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पे स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होगा, रैखिक समीकरण का हल होगा। यानी कि जो भी ग्राफ पे अवस्थित बिंदु होगा वो उस ग्राफ का हल होगा, और रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पे ही स्थित होगा। यानी जो माने दोनों बात एक ही है। मैं ऐसे कहूं कि पानी में चीनी डाला जाता है तो शरबत बनता है, या चीनी में पानी डाला जाएगा तब भी शरबत बनेगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो रैखिक समीकरण के आलेख पे स्थित होगा वो क्या होगा, रैखिक समीकरण का हल होगा, या फिर जो हल होगा वो उस ग्राफ पे स्थित होगा। दोनों बात एक ही लिखी गई है। क्लियर है? क्या आप लोग को ये बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है ना? यस सर। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बिंदु 3, 5 जो है समीकरण x + 3y = 18 के आलेख पे स्थित है।
तो हम इसे कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। इस समीकरण में दो चीजें हैं, एक LHS है, ये वाला क्या है LHS है, और ये वाला क्या है RHS है। तो ये बिंदु इस ग्राफ पे अवस्थित होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इस बिंदु को जो है ये क्या है x होता है और ये क्या होता है y होता है। तो LHS में x और y का मान रख के देख लीजिए, अगर ये RHS के बराबर आ रहा है, x और y का मान LHS में रखिए, अगर वो RHS के बराबर यानी कि 18 आ रहा है तो आलेख पे स्थित होगा, अगर 18 नहीं आ रहा है तो आलेख पे स्थित नहीं होगा। चेक करके बताइए तो सभी बच्चे, है कि नहीं है? चेक कीजिए सभी बच्चे। पहले सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सामने जो क्वेश्चन है ये इस आलेख पे स्थित है कि नहीं है, LHS कितना आ रहा है। चलिए, तो x का मान अगर यहाँ पे हम कितना रखते हैं 3 रखते हैं, प्लस 3 गुने y का मान 5 रखते हैं, तो कितना आएगा 3 + 15 यानी कि 18 आएगा। और 18 बराबर 18 आ गया, क्योंकि RHS भी 18 है, तो इसका आंसर होगा कि यस ये ग्राफ पे स्थित होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि क्या बिंदु 3 और 5 समीकरण x + 3y = 18 के आलेख पे स्थित है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं ये निकाल लेंगे आप लोग। अगर ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ देख के भी डायरेक्टली बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण x + 3y = 18 में x = 3 और y = 5 रखने पे LHS = RHS हो रहा है, इसीलिए बिंदु 3 और 5 दिए गए समीकरण का स्थित होगा। तो क्या हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लें पोल में? सभी लोग तैयार है? पोल में क्वेश्चन कर लें जल्दी से। चल, तो आपको चेक करके बताना है कि ये जो बिंदु है 0 और 2 क्या इस ग्राफ पे आलेख पे स्थित है कि नहीं है, यस और नो में पोल में आंसर करना है। आंसर कहां करना है? पोल में। एकदम ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है, एकदम आराम से। आप यहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। इस ग्राफ पे देखिए क्या वो बिंदु दिखाई दे रहा है जो पूछा गया है? अगर इस रेखा पे वो बिंदु है तो इसका आलेख पे होगा, यस, ठीक है। अगर इस रेखा पे अवस्थित नहीं है वो बिंदु तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिए कि क्या वो बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। 0 और 2 पूछा है, 0 और 2 पूछा है, देखिएगा 0 और 2 क्या इस रेखा पे अवस्थित है? अगर नहीं है तो फिर आंसर होगा नहीं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नहीं। क्या इस रेखा पे 0 और 2 बिंदु है? 0 और 2, ध्यान से देखिएगा, 0 और 2 है, इस रेखा पे अवस्थित है कि नहीं है? लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर दिख रहा है कि ये बिंदु नहीं है इस पे, ये बिंदु यहाँ पे है, दिख रहा है क्लियर कि 0 और 2 जो है इस रेखा पे नहीं है, कहीं और है, यानी कि ये इस पे अवस्थित नहीं है। क्लियर दिख रहा है? फिर भी दिमाग लगा रहे,
जो बिंदु 0 और 2 है इस रेखा पे है क्या? ये बिंदु तो यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे इस रेखा पे है क्या? इस रेड लाइन पे नहीं है ना, इसका मतलब ये ग्राफ पे नहीं है। मतलब 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, सिर्फ देखना था कि ये बिंदु इस रेखा पे अवस्थित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं है तो है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नो। अगला प्रश्न कीजिएगा, सेम टू सेम, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बिंदु जो है इसमें से कौन सा बिंदु इस ग्राफ पे अवस्थित नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 और -1 है, 1 और 0 है, 2 और 1 है। अब बताना है कि इन चारों में से कौन सा बिंदु जो है इस ग्राफ पे अवस्थित नहीं है। यहाँ पे 4 बिंदु लिखा गया है, देखिए एक C 3 और 0 है, A 2 और 1 है, 1 और 0 है, और B 0 और -1 है। इन चारों बिंदु में से कौन है जो इस ग्रीन लाइन पे नहीं है? इस चारों में से इनमें से कौन ऑप्शन जो है इस ग्रीन लाइन पे नहीं है, यानी कि ग्राफ पे अवस्थित नहीं है, यही बताना है पोल सेक्शन में। पोल में आंसर बताना है। यस सर। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 तो साफ दिख रहे हैं ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे देखिए आप, एकदम सिंपल, ये तीनों बिंदु 2 और 1 ग्राफ पे है, 1 और 0 ग्राफ पे है, 0 और -1 ग्राफ पे है, लेकिन ये C जो है 3 और 0 यानी कि ग्राफ पे नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है कि कौन ग्राफ पे अवस्थित नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन को देखना था, देख के ही तुरंत करना था। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चल, तो आज के क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है आपको अभी जल्दी से पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है।